ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान भी थम जाएगी अगर लक्ष्य बना हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सीरीज, है ना। आपको डेली बेसिस पर एक या दो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप अगर उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, उसमें जितना भी क्वेश्चन हम करवाते हैं 5 नंबर वाला, अगर वो पूरा कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोला गया है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोला है। अब ये दो कंडीशन में पूछता है, या तो अक्षीय स्थिति में पूछेगा या फिर निरक्षीय स्थिति में पूछेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है, उसके बाद हम निरक्षीय स्थिति में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं बुआ अक्षीय स्थिति में, आराम से समझते चलिए। सबसे पहला बात करेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अक्षीय स्थिति में क्या होता है? सबसे पहले हम डाइपोल बनाते हैं, है ना। डाइपोल क्या होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। मान लेते हैं इसको ए बी नाम देते हैं डाइपोल को, ठीक है। और इस डाइपोल के दोनों सिरा पर कोई चार्ज होता है। मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं कि चार्ज है -Q और यहाँ पे चार्ज है +Q, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है, डाइपोल के दोनों सिरों के बीच की दूरी को हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मान लेते हैं 12। कितना मान लेते हैं? 12 मान लेते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है, इसका मान लीजिए मिडिल पॉइंट यहाँ कहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे मिडिल पॉइंट है O, ठीक है। अगर ये दोनों सिरों के बीच की दूरी अगर 12 है, अगर यहाँ मिडिल पॉइंट O है, तो इधर डिस्टेंस हो जाएगा L और इधर भी कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है। तब ना हो जाएगा पूरा 12। अब अक्षीय स्थिति में पूछ रहा है, तो अक्षीय स्थिति में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो इसको इस साइड रखिए, इस अक्षीय स्थिति में क्या होगा? इसी के एक्सिस में, इसी के एक्सिस में मतलब इसी के लाइन में। अक्षीय स्थिति में मतलब क्या? इसी के लाइन में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसी के लाइन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो आप इधर निकालिए, एक कंडीशन ये हो जाएगा, या फिर आप इधर निकालिए, इस साइड हो जाएगा अक्षीय स्थिति। तो आप दो, आपके पास अक्षीय स्थिति में दो पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का, या तो इस साइड या फिर इस साइड, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं? इस साइड निकालते हैं। तो इस साइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ले यहाँ पे इसके अक्ष पर, ठीक है जी। मान लेते हैं कि इसके अक्ष पर यहां पर एक पॉइंट है ना। इस पॉइंट को बोल देते हैं P, और यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ रखेंगे कुछ एक छोटा सा चार्ज रखते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कौन चार्ज? टेस्ट चार्ज। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, ठीक है। Q0 से दिखाया टेस्ट चार्ज को, अच्छा। और मान लेते हैं कि इसके मिडिल पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, P बिंदु तक का जो दूरी है ना, इसके मिडिल पॉइंट से P बिंदु तक का जो दूरी है, यहाँ पे जो चार्ज रखे हम रखे Q0, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोले हम? इसके मिडिल पॉइंट से इसके P बिंदु तक का जो दूरी है, इसको हम मान लेते हैं कि x दूरी है ना, या फिर हम r मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? r मान लेते हैं। आप x भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर यहाँ पे r दूरी पर है P बिंदु, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या की वजह से होगा? तो दो चार्ज की वजह से होगा। एक तो +Q आवेश की वजह से और एक -Q आवेश की वजह से, दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है जी। अब देखिए, थोड़ा सा हम अगर आपको बेसिक नॉलेज दे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको पता है, आप लोग ये बात जानते भी होंगे कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे कोई +Q आवेश है और इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए पॉइंट P है, कितना दूरी पर? सपोज डेट मान लीजिए r दूरी पर ही, है ना। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? KQ/r²। KQ और बट्टा का दूरी मतलब r², KQ/r²। ये पढ़े होंगे आप लोग फॉर्मूला, ठीक है ना। और जहाँ जो K है ना, K का वैल्यू कितना होता है? आप लोग ये पढ़े होंगे कि K का जो वैल्यू होता है, K का वैल्यू कितना होता है? 1/4πε, ठीक है ना। K का वैल्यू 1/4πε होता है। लेकिन अगर एयर के लिए बात करें, फॉर एयर, आप लोग पढ़े होंगे फॉर एयर या वैक्यूम,
मतलब हवा या निर्वात के लिए जो के का मान होता है वो कितना हो जाता है, हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो मिलता है 9 × 10⁻9। आप पढ़े होंगे, ऐसा है कि नहीं बात। अच्छा, मतलब सिंपल वे में अगर बात करें हम तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई भी अगर चार्ज है कोई पॉइंट पर और उससे जितना दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। दो बात और जानना है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो और है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा, इस साइड डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, ई का डायरेक्शन इधर इस साइड होगा। लेकिन अगर यही चार्ज निगेटिव रहा, कितना रहा, निगेटिव चार्ज रहा, और इससे कुछ दूरी पर अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ओर होता है। ये बात आपको डायरेक्शन के बारे में याद रखना है, आप ये बात जानते भी होंगे, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर और निगेटिव चार्ज के ओर, ठीक है जी। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज की वजह से होगा, एक तो होगा प्लस Q आवेश की वजह से और एक होगा माइनस Q आवेश की वजह से, है ना। तो मान लेते हैं कि प्लस Q आवेश की वजह से, प्लस Q आवेश की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूर होता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है जी, ऐसा। इसको मान लेते को जी वेक्टर EB बोल देते हैं, इसको वेक्टर EB, ठीक है। और निगेटिव चार्ज है माइनस Q, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन निगेटिव चार्ज से के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके ओर होता है, देखिए वहां पे उसके ओर होता है, तो इसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसके ओर होगा, इधर होगा, ठीक है ना, वेक्टर E। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे क्या, कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। मतलब यहाँ पे एक बात यहाँ से आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो E होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, ठीक है ना। मतलब अगर R का मान बढ़ा, मतलब दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। आप देख भी रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर दूरी बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और दूरी अगर घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब अगर चार्ज से दूरी कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और चार्ज से अगर दूरी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है जी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ अगर देखिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस चार्ज से प्लस Q आवेश से यहाँ तक का जो दूरी है वो कम है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, इससे अगर दूरी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। दूरी बढ़ेगा तो प्रभाव घटेगा। मान लीजिए एक सुंदर कन्या है कोई है, मान लीजिए सुंदर कन्या है ना और इस सुंदर कन्या पूरा मेकअप मार के एकदम चल रही है, ठीक है जी। अगर आपसे कन्या दूर रहेगी तो इसका प्रभाव आप पर कम रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन अगर यही कन्या आपके पास से गुजरेगी तो इसका प्रभाव आप पर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सेम बात वही है कि अगर चार्ज नज़दीक हुआ तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और अगर दूरी बढ़ गया तो प्रभाव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, सिंपल। अब समझते हैं बात को, अब देखिए तो सबसे पहले हम इसके वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालते हैं। मतलब लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण कौन बिंदु पर, P बिंदु पर, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, और परिमाण कितना माने हम, EB। तो EB बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए। EB बराबर हो जाएगा कितना, KQ, चार्ज तो Q है, KQ देख फॉर्मूला है KQ/r², मतलब दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, BP है, कितना है, तो हो जाएगा BP का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करिए इसको, तो यहाँ से EB का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो निकल के आएगा KQ/BP का वैल्यू कितना है बताइए, BP। एक बात ऑब्जर्व कीजिएगा,
ये पूरा दूरी OP यहां से यहां तक का दूरी है R, कितना है R। अगर ई R में से L हट जाए, आराम सुनिए, यहां OP में से अगर OB को हटा दे तो BPN बच जाएगा। फिर से एक बार रिकॉल कीजिए कि हम OP में से, ये पूरा दूरिया में से OP में से अगर OB को घटा दें तो क्या बच जाएगा, BP बच जाएगा। मतलब BP को हम क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OB, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं हम, BP को लिख सकते हैं कोची OP माइनस कोची OB का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि चूंकि BP जो है ना, BP बराबर क्या है, OP माइनस OB के। फिर से देखिए, OP ये पूरा दुनिया में से अगर ये वाला छोटा घटा दे तो यही ना बच जाएगा, तो इसलिए BP को क्या लिख दिया, OP माइनस OB। अब यहाँ अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा EB का जो वैल्यू हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, EB का जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा EB बराबर हो जाएगा कितना, KQ बट्टा R मतलब इसका स्क्वायर। तो OP का वैल्यू कितना है, यहाँ से लेके OP का वैल्यू है R, तो हो जाएगा R और माइनस OB का वैल्यू कितना है L, तो R माइनस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है जी। किसका वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, EB का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे हम चले अगर, तो अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, ए की वजह से। तो कितना, माइनस Q आवेश के कारण। तो मान लेते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माने है, यही ना माने है, यही ना परिमाण है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण कौन बिंदु पर, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना हो जाएगा। तो माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो जाएगा, कितना हो जाएगा, EB है, सॉरी EA है, तो EA बराबर कितना हो जाएगा, EA बराबर हो जाएगा Q। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट माइनस Q लेते हैं, माइनस नहीं लेना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश का परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका परिमाण निकाल रहे हैं ना, तो EB चार्ज जो है ना, इसका परिमाण लेंगे और इसका परिमाण कितना है, Q है, ठीक है ना। माइनस सिर्फ उसका नेचर बता रहा है, ठीक है जी। अब देखिए Q बटा R स्क्वायर, R मतलब दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, AP है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या है, AP है, तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर, AP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आराम से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो Q बटा AP का वैल्यू कितना है बताइए, AP पूरा, AP को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से OP है, OP R है, OP प्लस AO, OP प्लस AO कर देता हम पूरा क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। मतलब AP को क्या लिखते हैं हम, AP को हम क्या लिखते हैं, OP प्लस AO, है ना। तो क्या लिखते हैं, OP प्लस का AO, अगर इसको स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ से AP का वैल्यू हमने क्या लिखा, AP जो है ना, AP किसके बराबर है, यहाँ पे साइड में अगर लिखें तो चूंकि जो AP बराबर है ना, वो बराबर क्या है, OP प्लस AO। अब देख लीजिए, OP प्लस AO पूरा मिलेगा क्या बनाएगा, AP बनाएगा। बात क्लियर है जी। तो इसका स्क्वायर था AP का, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से अगर आप लॉजिकली देख रहे होंगे तो क्या होगा, तो Q बटा OP का वैल्यू कितना है, OP का वैल्यू कितना है, OP का वैल्यू है R, कितना है R, तो हो जाएगा R प्लस AO का वैल्यू कितना है, तो AO का वैल्यू है L, तो R प्लस L हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। ये किसका वैल्यू आया, EA का। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए, यहाँ पे हमको परिणामी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं, आप वेक्टर में ही बात पढ़े होंगे, और नहीं तो एक कॉन्सेप्ट समझिए सिंपल। वेक्टर में आप ये बात पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है ना, ये मान लीजिए वेक्टर A है और इधर मान लीजिए वेक्टर B है, और ये दोनों का परिमाण क्या है, ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे को ऑपोजिट है, ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। तो इन दोनों के परिणामी का परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका परिमाण ज्यादा होता है उसमें से कम परिमाण को घटा देते हैं,
है ना, मतलब ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटा देते हैं। मतलब ये दोनों का अगर परिणामी आर है तो ये दोनों के परिणामी का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा वाला में से, ज़्यादा मान लीजिए ए है तो ज़्यादा वाले में से कम वाला को क्या कर देंगे, घटा देते हैं। वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, आप लोग को पता होगा। ना तो एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए विवाह करने गए, कहाँ करने गए, विवाह करने गए, और मान लीजिए हम लोग में एक प्रथा होता है बाबू कि भाई जब दूल्हा जाता है ना तो उसको बांध के ले जाया जाता है ना, बांध के खींच के लोग ले जाता है, मतलब जो साली लोग होती है। तो एक बात बताइए, आप खुद सोचिए एक बात है, यहाँ से अगर इसको बांध दिया गया दूल्हा को और एक साली लोग इधर खींच रही है ना, और कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, दोस्त यार खींचेंगे। मान लीजिए इधर से ये सब लगाई 100 न्यूटन का बल, और दोस्तों ने लगा दिया 150 न्यूटन का बल। बताइए हम पर कितना बल लग रहा है, हम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो कहिएगा सर 100 न्यूटन तो 100 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा, तो बाकी बचा 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन तो आप पर एक्स्ट्रा लग रहा है, और वही 50 न्यूटन आपका क्या है, ये दोनों के परिणामी का परिमाण है कि नहीं बात। बस सेम लॉजिक, यही लॉजिक यहाँ लगाना है कि यहाँ पे दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है यूं और एक है यूं, मतलब एक आगे मुझे एक पीछे मुझे, दोनों का परिमाण है ना, दोनों का परिमाण कुछ ना कुछ है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों के परिणामी का परिमाण निकालते समय क्या करेंगे, देखिए कुछ इसका भाग कुछ इसके भाग को कैंसिल करेगा, है ना। जैसे यहाँ पे कैंसिल किया 100 न्यूटन 100 न्यूटन को तो कैंसिल कर दिया, बाकी एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे 50 न्यूटन, मतलब 50 न्यूटन इस पर फोर्स लग रहा है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, है नहीं बात। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ को कैंसिल कर, कुछ को बैलेंस कर लेगा दोनों तरफ, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा यहाँ कितना है, तो उसके लिए अपना थोड़ा सा यहाँ बुद्धि चलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे 50 न्यूटन कैसे निकालें, तो ज्यादा वाला में से कम वाला घटा देंगे, यहाँ पर ज्यादा कौन है उसको पकड़ना है। तो हम बताए थे पीछे, याद करिए, प्रभाव, दूरी अगर ज्यादा हुआ तो प्रभाव कम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूरी अगर कम हुआ तो प्रभाव का होगा, ज्यादा होगा। तो आप देखिए इस चार्ज से इसका दूरी जो है ना कम है, इस चार्ज से इसका दूरी क्या है, कम है, और दोनों का परिमाण तो सेम है ना। इस चार्ज से इसका दूरी क्या है, कम है, और इसके वजह से अगर दूरी कम है तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका प्रभाव ज्यादा है, मतलब ईबी का जो प्रभाव है ये है ज्यादा, और इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज से इसका दूरी कम, सॉरी ज्यादा है, इस चार्ज से इसका दूरी क्या है, ज्यादा है, और जब इस चार्ज से इसका दूरी ज्यादा है तो इसके वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, कम होगा, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, ये है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब बताइए, अब तो समझ में आ गया, ई ज्यादा है और ई कम है, तो हमको परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा वाला में से कम वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ये सब आपको एक्स्ट्रा बताए थे, है ना। नहीं पता था, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार आप लिख लेंगे, है ना, रिकॉल कर दिया आपको कॉन्सेप्ट। हम मान लेते हैं कि दोनों के परिणामी क्या है, वो यहाँ पे ई है ना। तो यदि हम यहाँ पे एक बात लिखते हैं कि यदि दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेशों के कारण से के कारण पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना हो, ई हो तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि दोनों के वैसे जो रिजल्टेंट है ना वो ई है, कितना है, ई है, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसलिए जो ई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा बड़का में से ज्यादा वाला में से कम वाला घट जाएगा, तो ज्यादा वाला कौन है, ईबी है, ज्यादा वाला कौन है, ईबी है, तो ईबी में से कौन घट जाएगा, ई को घटा देंगे, ईबी माइनस ई है। ठीक है जी, अब एक बात बताइएगा, तो यहाँ से ई को ई छोड़ दीजिए, बराबर ईबी का वैल्यू कितना है बताइए, ईबी का वैल्यू कितना है, ईबी का वैल्यू देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए के इंटू क्यू बटा आर माइनस एल के स्क्वायर, है ना। तो ईबी का वैल्यू कितना है, के इंटू क्यू बटा कितना होता है, आर माइनस एल के होल स्क्वायर, आर माइनस एल का क्या होता है, होल स्क्वायर, है ना, माइनस ये का वैल्यू कितना है, ये का वैल्यू देखिए के इंटू क्यू बटा आर प्लस एल के होल स्क्वायर,
आर प्लस एल के होल स्क्वायर। अब अगर आप लॉजिकली देख रहे हैं तो दोनों में देखिए के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए। तो अगर के क्यू हम कॉमन ले लें तो यहाँ से कितना बच जाएगा 1/r माइनस एल के होल स्क्वायर, है ना। अब माइनस कितना बचेगा 1/r प्लस एल के होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करिए, आप क्या करिए, ऐसा कर दिए, यहाँ तक क्या बच जाएगा आपका के क्यू बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा के क्यू हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस एल के होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल के होल स्क्वायर। ठीक है जी, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे ही में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इससे में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस, इसमें से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसमें इससे गुणा हो तो कितना हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं अपन, के क्यू को के क्यू छोड़ दीजिए, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2rl हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो मतलब एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab ना तो 2rl हो जाएगा, 2rl अब प्लस बी स्क्वायर मतलब आर के स्क्वायर, अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा, नीचे दोनों के स्क्वायर को एक पर कर दीजिए, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों के स्क्वायर को एक पर जब करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कहानी, देखिएगा आराम से, दोनों के स्क्वायर को एक पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें के क्यू को के क्यू छोड़ दीजिए, के क्यू को क्या छोड़ दीजिए आप, के क्यू छोड़ दीजिए। ठीक है जी, अब एक काम करिए, अंदर साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस 2rl है ना बुआ, अब प्लस एल स्क्वायर। ठीक है जी, और माइनस से गुणा करें तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2rl हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2rl हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, बट्टा नीचे अगर देखें तो नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़े हैं तो ए के जगह पर कितना है आर, तो जगह ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना एल, तो ए स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, आराम से देखते चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप एक काम करिए, अब देखिए कुछ कटेगा, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो एक काम कर सकते हैं आप, ऐसा हो जाएगा के क्यू बट्टा कितना हो जाएगा 2rl और 2rl क्या हो जाएगा 4rl, अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बुआ, तो के को हम छोड़ देते हैं, है ना, 4r को हम ऐसे कर सकते हैं, के इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको 2r लिख देते हैं, और इंटू क्या करते हैं ना क्यू, और यहाँ पे देखिए 2r तो यहाँ से 2 बच रहा है और यहाँ से एल बच रहा है, तो इसको क्यू को छोड़ देते हैं और गुना का लिखते हैं। देखिए यहाँ से 4r था तो 2r को लिखे है, तो बाकी यहाँ से 2 बचा और यहाँ से एल बचा, और यहाँ पे क्यू तो इसके साथ लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2l। अगर धुआं पे रख देंगे तो बात वही लिखा है, कैसे देखिए 2 दूनी 4 rl ये आ जाएगा, और क्यू जो है वो आगे चल जाएगा, तो बात तो वही लिखा है कि नहीं बात। अब बट्टा नीचे में क्या रहेगा, नीचे में आपका वही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे Q इंटू 2L, अगर नहीं जानते तो ये बात लिख लीजिए, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है फॉर्मूला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, है ना, Q इंटू 2L क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर फॉर्मूला होता है, तो Q इंटू 2L के जब आप क्या रख सकते हैं P रख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा आपका ये हो जाएगा K इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R इंटू हो गया P, और बट्टा नीचे कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे किसका वैल्यू आया ई का, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, बात याद ही रखना है कि जो ये आर का मान है ना, ई एल का जो मान है ना, आराम सुनिएगा, एक्चुअल में जो दोनों दूरी है ना, ये जो दोनों चार्ज एक्चुअल में इतना दूर नहीं रहता, बहुत पास रहता है, हम इतना जूम करके बनाया, ठीक है ना, एक्चुअल में एक चार्ज ऐसा, एक चार्ज यूं तो एक चार्ज इधर, दोनों बहुत पास रहेगा डाइपोल में, और ये चार्ज बहुत पास रहेगा, अगर ये दोनों चार्ज बहुत पास है तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, और अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो ये दोनों का डिस्टेंस हम आधा कर रहे हैं, तो आधा कर देंगे तो और कम हो गया, एल का मान और कम हो गया, जब 2l का मान ही मतलब ये दोनों के बीच का ही दूरी बहुत कम है तो एल का मान तो और कम होगा, और छोटा नंबर का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो एल का मान दिख रहा है ना बुआ, एल का मान बहुत कम है,
और आर का मान बहुत ज़्यादा है, इस एल के कंपेयर में, ये इस एल के कंपेरिजन में जो आर का मान होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। और जब एल का मान बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये बहुत मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर किया गया तो यहाँ पे बहुत छोटा है, और आर बड़ा नंबर था, आर था बड़ा नंबर, और आर का स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बहुत बहुत छोटा और ये बहुत बहुत बड़ा। जैसे मैं एक बात बताइए, ये हो गया समुद्र का पानी, ये समुद्र का पानी, और ये है 1 लोटा पानी। तो समुद्र के पानी में से अगर 1 लोटा पानी निकाल हो जाएगा तो क्या लेयर घट जाता है? नहीं ना घटेगा, बात तो वही रहेगा। मतलब अगर आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर चलिए जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 9 के बराबर फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना? ये इसका मान बहुत बहुत ज्यादा है और इसका मान बहुत बहुत कम। और इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसको 1 बाल्टी पानी मानते हैं ना, जिसको आप 1 बूंद पानी मानिए, तो 1 बाल्टी पानी में से अगर 1 बूंद पानी निकालिए लें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि कहाँ लिखें, यहीं पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्पेस है, इसका अपन यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि है ना R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, R का मान जो L से बहुत बड़ा है और R का मान L से बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए R स्क्वायर में से अगर L स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना रहेगा? R स्क्वायर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह समुद्र मतलब 1 बाल्टी पानी में से 1 बूंद पानी निकालिए लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितना बाल्टी में उतने रहेगा लगभग। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से अगर इसके जगह पर वो आर स्क्वायर अगर पुट कर दें तो ई का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? के इंटू 2RP और बट्टा नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर, और इसका भी क्या स्क्वायर। मतलब अगर देखा जाए तो हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ यही कर लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा के इंटू 2RP और बटा कितना हो जाएगा? आर के पावर हो जाएगा 4, है ना, काटेंगे तो 3, एगो आर कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ से जो ई का वैल्यू फाइनल निकल के आया वो कितना आया? के इंटू 2P बटा RQ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अच्छी स्थिति में विद्युत की तीव्रता यही होता है। ठीक है ना, के इंटू 2P बटा RQ, के इंटू 2P बटा RQ। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको हम फिर से मतलब क्या करेंगे, जहाँ पे डाउट रहेगा आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, है ना। बात क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है, एक बार इसको आप ढंग से देखिए, समझ में नहीं आता वीडियो को फिर से देखिए, है ना। और कोई डाउट बचता है उसके बाद भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। चलिए तो अब चलते हैं अपने को हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अब इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, वो निरक्षीय स्थिति में पूछता है। तो दूसरा हमको पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है? निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अब देखिए कैसे अपन निकालते हैं। सिंपल है, इसको निरक्षीय स्थिति बोल के लंबवत भी बोल देता है कि कोई बिंदु लंबवत हो। तब निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आपके पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है -Q और यहाँ पे चार्ज है आपका +Q। ठीक है जी, कोई दिक्कत? और इसके मिडिल पॉइंट से, है ना, मिडिल पॉइंट से कुछ दूरी पर एक बिंदु है। मान लीजिए इसका मिडिल पॉइंट है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं ताकि लगे कि नहीं वाकई में मिडिल पॉइंट है। अब सही है? हाँ अब सही है। ठीक है जी, इसका मिडिल पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे था +Q चार्ज। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका ही मिडिल पॉइंट है। और जैसा कि आपको पता है कि दोनों चार्जों की जो बीच की दूरी होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाइपोल में, आराम समझिए, विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना होती है? वो हम पढ़ाए हैं आपको, 2L होती है। पीछे बताएं, पीछे वाला वीडियो में हम तो होती है 2L, है ना, पीछे बताएं आपको। अच्छा, और ये आपका अगर मिडिल पॉइंट है, ये अगर मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट क्या है? अगर ये पूरा दूरी 2L है, पूरा दूरी क्या है? 2L है। और अगर ये मिडिल पॉइंट है तो इधर दूरी L होगा और इधर भी क्या होगा? आपका L होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं,
अब इसके वजह से ये जो दूरी होता है ना, ये होता है डाइपोल के लंबवत, ये लंबवत है ऐसे। अब क्या होगा ना, अब यहाँ पे मान लीजिए लंबवत कुछ दूरी पर होगा ये पॉइंट, मान लीजिए ये आर दूरी पर है ना, ये पॉइंट है पी, और ये पी बिंदु पर क्या होगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ निकालना होता है वहाँ पे रखते हैं टेस्ट चार्ज, ये बात तो पता है। और टेस्ट चार्ज बेसिकली डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए रखते हैं। अब देखिए, और टेस्ट चार्ज का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और वैसे भी हम आपको बता चुके हैं पीछे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है और निगेटिव चार्ज की ओर होता है। तो यहाँ से इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। कितना होगा तो सुनिए, पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाते हैं इसके समानांतर हमने एक लाइन बनाया यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन बनाए हैं, हम ये डाइपोल के समानांतर, इसके समानांतर है। अब समझिएगा बात को, इसके वजह से मान लीजिए इसको ये ए बोल रहे हैं और इसको मान लेते हैं बी बोल रहे हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगा, दूर होगा, इससे दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, आराम समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या हो जाएगा, दूर होगा। चलिए दूर है, ठीक है ना। इसका अगर नाम दे तो क्या है, इसको बोल देते वेक्टर ई बी, ठीक है। और इसके वजह से निगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इसके ओर होगा। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके ओर होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से उसके ओर होता है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ओर होगा, ऐसा कुछ। ठीक है ना, इसको बोल देते हैं वेक्टर ई ए। सही है। अब अगर एंगल बनाए, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो बनने वाला एंगल है, ये एंगल बनने वाला है थीटा। अगर ई थीटा है तो कन्फर्म ई भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला भुजा जो एंगल, मतलब कोई भी अगर ट्रायंगल होता है तो उसके सामने वाला भुजा जो एंगल होता है वो सेम होता है। ठीक है ना। तो अगर आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल के, इसके सामने भुजा, इसके सामने वाला भुजा अगर आर है, इसके सामने वाला एंगल थीटा है, तो भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और एक बात आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपको अगर ये ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ओ बी पी, ये ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ये क्या है, इस समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का ये क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं, रूट अंडर क्या, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पढ़े हैं। तो लंब कितना है, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और सेम ई ट्रायंगल भी तो वही है, क्योंकि अगर ई 90 है तो कन्फर्म ई भी 90 होगा, तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें भी भुजा आर है और ये एल है, तो ई कर्ण का काम करेगा, और कर्ण का वैल्यू कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ ही रहा है। और अगर दोनों चार्ज का परिमाण सेम है, यहाँ पे देखिए इस चार्ज का परिमाण और इस चार्ज का परिमाण, दोनों चार्ज का परिमाण क्या है, सेम है, परिमाण सेम है। और अगर दोनों चार्ज से पी बिंदु का दूरी भी सेम है, देखिए ई भी क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ई भी दूरी कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर दोनों चार्ज का परिमाण सेम है, दोनों के वजह से यहाँ पे दूरी भी सेम है, तो यहाँ पे दोनों के वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दोनों भी क्या होगा, सेम होगा। ना तो करके दिखाएंगे हम, आगे सेम आएगा। देखिए हम इस एंगल को थीटा माने, अगर ई एंगल थीटा है तो ई भी एंगल क्या होगा, थीटा। देखिए जेड बन रहा है यूं, एकांतर कौन से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। और अगर यहाँ पे ई थीटा है तो कन्फर्म ई भी थीटा होगा। ठीक है जी। और अगर ई थीटा है तो सामने वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा। सम्मुख कोण से ये दोनों क्या होगा, थीटा। फिर से सुनिए, अगर ई थीटा है तो ई थीटा क्यों, एकांतर कोण से, ये समानांतर है, इसको एक लाइन कट कर रहा है तो यहाँ ई कोण बराबर होगा। सेम यहाँ पर भी एकांतर कोण से ये थीटा हो गया। और ये देखिए ई थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा सम्मुख कोण से। ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये और ये, है ना। तो सम्मुख कोण से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा। अब कंपोनेंट में तोड़ते हैं। कंपोनेंट में अगर इसको हम कंपोनेंट बनाए तो इसका दो कंपोनेंट बने, एक बनेगा इधर और एक बनेगा इसके लंबवत। तो इधर वाला कंपोनेंट जो इसका बनेगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा आता है उसके साथ आता है कॉस, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो इधर में जो इसका कंपोनेंट बना वो बना ए बी कॉस थीटा, और इसके लंबवत एक कंपोनेंट बनेगा, इसके लंबवत एक कंपोनेंट बनेगा ऊपर में है यहाँ पे, इसके लंबवत एक कंपोनेंट बना, वो क्या बनेगा, इसके साथ थीटा रहे तो साइन आएगा, ये भी साइन थीटा। ठीक है,
सेम इसका भी दो कंपोनेंट बनेगा, इसका भी दो कंपोनेंट बनेगा। ये एक बनेगा इधर हॉरिजेंटल इसके तरफ, तो इसके साथ थीटा आ रहा है तो इसके साथ क्या हो जाएगा कोस, तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ई ए कोस थीटा हो जाएगा, है ना। ई वाला कंपोनेंट बनेगा इसका, ई वाला इधर से इधर में कंपोनेंट बनेगा। और एक बनेगा इसके लंबवत, तो इसके लंबवत क्या बनेगा नीचे मुंह, ई वाला कंपोनेंट बनेगा। और इसके साथ थीटा नहीं है तो क्या आएगा साइन आएगा, तो हो जाएगा आपका ई ए साइन थीटा, ये साइन थीटा हो गया। बात क्लियर है। अब सुनिए, अब क्या करते हैं, एक बात सुनिएगा, हम अब सब चीज़ हमको पता चल गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो परिमाण कितना है, इसके वजह से कितना है ई बी है, तो ई बी बराबर कितना हो जाएगा, ई बी बराबर हो जाएगा कितना के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर, आर कितना है दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक बी पी, तो हो जाएगा बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से इसलिए यहाँ से ई बी का जो वैल्यू निकल के आया, ई बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा के क्यू बटा बीपी का वैल्यू कितना है, बीपी का वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बीपी का वैल्यू कितना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। और अगर ऐसा करते हैं तो इसलिए यहाँ से ई बी का जो वैल्यू फाइनल निकल के आएगा, ई बी कितना निकल के आएगा के क्यू बटा स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है जी, ये बात आप समझ रहे होंगे। किसका वैल्यू आया, या इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ई बी का मान आया। उसी प्रकार अगर बात करें हम ई ए का मान निकालें, किसका मान निकालें ई ए का, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ई ए का, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कौन बिंदु पर, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक है ना। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना है ये, इसके वजह से यहाँ पे है ई ए, क्या है इसके वजह से ई ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई ए है, तो ई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई ए का वैल्यू हो जाएगा आपका के क्यू, परिमाण तो क्यू लेंगे क्योंकि वही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मान निकालेंगे तो चार्ज को निगेटिव नहीं लेता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और सदिश का परिमाण निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे चार्ज का परिमाण लेते हैं, तो यहाँ पे क्यू लेंगे, ठीक है ना। बटा दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है ए पी है, क्या है ए पी, तो हो जाएगा ए पी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा के क्यू बटा ए पी का वैल्यू कितना है, यहाँ से लेके ए पी का वैल्यू कितना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से ई ए का जो वैल्यू निकल के आया, ई ए का वैल्यू कितना आया के क्यू बटा स्क्वायर से रूट हटाया तो कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर लॉजिकली आप अगर देख रहे हैं अगर आप यहाँ पे आप लॉजिकली देख रहे हैं तो देखिए ई बी और ई ए का परिमाण बराबर आया, ई बी का परिमाण कितना है के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका भी कितना है के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब ई ए और ई बी, मतलब इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का परिमाण बराबर है। दोनों का परिमाण क्या है, हाँ डायरेक्शन भले इसके वजह से डायरेक्शन यू है और इसके वजह से डायरेक्शन एन है, लेकिन दोनों की वजह से यहाँ पे जो परिमाण है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण बराबर है। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि इसलिए जो वेक्टर मतलब जो ई ए है, ई ए का जो है ना वो का बराबर क्या कर है ई बी के, मतलब दोनों का परिमाण बराबर है। ऐसे आप लिख सकते हैं परिमाण, ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिख सकते हैं परिमाण को। इसलिए वेक्टर ई ए जो है ना, वेक्टर ई ए का जो परिमाण है ना बराबर क्या कर है वेक्टर ई बी के परिमाण के, मतलब दोनों के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण है वो बराबर है। और जब दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण बराबर, एक बात बताइए ई ए और ई बी बराबर हो गया, ऊपर भी साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा, मतलब अगर ई ए और ई बी बराबर है और ऊपर और नीचे साइन थीटा है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया। जब ई ए यहाँ पे देखिए ई ए और ई बी ए बराबर हो गया
और दोनों में सेम साइन डेटा है, ये भी साइन डेटा यहाँ पर भी साइन डेटा मल्टीप्लाई में है, और ये भी सेम हो गया, तो ये दोनों भी क्या हो गया, समान हो गया। और जब दोनों समान हो जाता है तो क्या होगा, ये दोनों के वजह से यहाँ पे नेट, ये दोनों की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है उतना ही अगर नीचे है तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा, खत्म कर देगा, मतलब ये दोनों की वजह से यहाँ पर कोई प्रभाव इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो कौन कंपोनेंट की वजह से होगा, तो ई दोनों की वजह से होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, मान लीजिए वेक्टर ए और ये मान लीजिए वेक्टर बी, तो ये दोनों के परिमाणी का परिमाण निकालते समय डायरेक्ट ये दोनों के परिमाण को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अगर दो सदिश का डायरेक्शन समान हो तो उसके परिणामी का परिमाण निकालते समय वो दोनों के परिमाण को क्या कर देते हैं, अपन खाली जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दोनों की वजह से होगा, ये दोनों की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर में है उतना नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ये दोनों की वजह से रहेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखें, यदि P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ई हो, कितना हो, ई हो, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके वजह से होगा, ये दोनों की वजह से तो नहीं है, इसके वजह से है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ से ई का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस और प्लस हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, ठीक है। ई दोनों को डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए ई ए ई बी तो बराबर है, ई और ई बी दोनों का है बराबर। देखिए ई ए का वैल्यू भी के क्यूब बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और इसका भी है वो के क्यूब बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ई ए ई बी अगर बराबर है तो ई ए के जब ई बी लिख देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से ई का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई ए के जब हमने ई बी लिख दिया है ना, कॉस थीटा प्लस ये क्या है, ई बी कॉस थीटा। ऐसा हम क्यों लिखे हैं, तो क्योंकि हम लिख देंगे कि यहाँ पे जो ई ए का वैल्यू है ना वो बराबर है ई बी के वैल्यू के, और जब दोनों बराबर है तो यहाँ पे ई ए के जगह ई बी लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब ई बी कॉस थीटा क्या है, ई बी 2EB कॉस थीटा हो जाएगा, 2EB कॉस थीटा, है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2EB का तो वैल्यू, EB का वैल्यू कितना है, रखिए EB का वैल्यू कितना है, EB का वैल्यू देखिए यहाँ पे EB का वैल्यू कितना निकाले हैं, ये EB तो बराबर है, तो जितना ये है उतना EB है। अब वैल्यू है कितना, KQ बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, KQ बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए तो हो जाएगा KQ बट्टा EB का यहाँ कितना हो जाएगा KQ बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है जी, इनटू कोस थीटा। तो कोस थीटा का हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे, तो कोई ट्रायंगल में चलिए, माने ट्रायंगल OBP में चलें, समकोण त्रिभुज OBP में चलें, किसमें, समकोण त्रिभुज OBP में किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम, कोस थीटा का। किसका निकालेंगे, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। तो इस एंगल के लिए क्या है, इस एंगल के लिए लंब है तो आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा OB। आधार क्या हो जाएगा आपका OB, आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा OB हो जाएगा, बट्टा कर्ण, कर्ण कौन है, कर्ण क्या रहेगा BP, कर्ण क्या रहेगा आपका BP। तो इसलिए यहाँ से जो कोस थीटा का वैल्यू निकल के आएगा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा OB का वैल्यू कितना है, OB का वैल्यू L है, तो L बट्टा कितना हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तब यहाँ पे कोस थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना है, कोस थीटा का वैल्यू है L बट्टा कितना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, इसको K को छोड़ देते हैं, है ना, ये दोनों को एक पर अगर करेंगे तो K को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा Q गुना 2 को उसके साथ गुना करें तो Q गुना 2L बट्टा नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, और इनटू इसका स्क्वायर रूट, हम पढ़ाएं तो नहीं कि आप लोग जानते भी होंगे कि रूट x बराबर कितना होता है, x के पावर 1/2। रूट x का मतलब कितना होता है, x के पावर 1/2। उसी प्रकार रूट इतना का मतलब कितना होता है, इसका पावर 1/2, तो इसका पावर 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है जी। अब क्या करिए, Q इंटू 2L बराबर फॉर्मूला पढ़ाएं हम, पीछे पढ़ाएं हम कि P बराबर होता है Q इंटू 2L,
पी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब Q इंटू 12 जो होता है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। तो Q इंटू 12 के जब आप क्या लिख सकते हो? P लिख सकते हो। तो इसलिए यहाँ से कितना हो जाएगा? K इंटू इसके जब क्या हो जाएगा? P बटा इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, और दोनों का पावर अगर जोड़ेंगे, इसका पावर आधा और इसका पावर 1, इसका पावर गुना में अगर बेस समान हो तो पावर जुड़ता है, तो दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा। तो इसका पावर 1 और इसका पावर आधा, तो और आधा और 1 कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। मतलब इसका पावर कितना हो जाएगा? R² प्लस L² का पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2। ठीक है जी। और हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे जो R है ना, किसका वैल्यू आया है? इसलिए E का वैल्यू आया है। और यहाँ पे जो R का वैल्यू है ना, R का मान बहुत ज़्यादा है। हम पीछे बताएं, पीछे वाला क्वेश्चन में, कि जो R का वैल्यू जो है ना, R जो होता है ना, ये एक्चुअल में जो ये दोनों इतना दूर हम बनाए हैं ना, ए और बी डाइपोल की वजह से जो चार्ज है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज इतना दूर नहीं होता है, एक दूसरे के बहुत पास होता है। एक यहाँ तो एक जस्ट बगल में, इतना दूर नहीं होता, इतना जूम करके बनाया गया है केवल न्यूमेरिकल को समझने के लिए। एक्चुअल में ये दोनों इतना दूर नहीं होता, बहुत पास होता है। और जब ये दोनों बहुत पास रहेगा तो ये 12 का जो मान है, ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो बहुत कम रहेगा। और जब 12 ही कम है तो L और कम रहेगा। और अगर कोई भी नंबर बहुत छोटा है और उसका स्क्वायर कर जाए तो और छोटा हो जाएगा। जैसे में कोई नंबर है, मान लीजिए 0.5 है ना, 0.5 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा बताइए? 0.5 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा? कितना आएगा? 025 आएगा। करके देख लेंगे आप लोग। तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका 25 शायद, तो 0.25 हो जाएगा। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और अगर 0.25 हो गया तो आप एक बात कंफर्म सोचिए, नंबर था कितना? 0.5 मतलब आधा। इसका अगर भाई स्क्वायर किया तो और छोटा हो गया, मतलब कितना? आधा के भी आधा हो गया, आधा से भी क्या हो गया? आधा। तो वही बात हम बता रहे हैं कि ये दोनों अगर बहुत पास है, ए और बी बहुत पास है, तो 12 का मान बहुत छोटा होगा। और जब 12 छोटा है तो L और छोटा होगा, और L छोटा है और L का स्क्वायर कर दिया गया है यहाँ पे, तो ये और भी छोटा है। मतलब इसका वैल्यू 9 के बराबर है, समझिए तो। ठीक है जी। और यहाँ पे जो R है, R का मान बड़ा है, और R का मान बड़ा है और R का स्क्वायर कर दिया गया तो और बड़ा हो गया। मतलब इस R के स्क्वायर का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा, और L स्क्वायर का वैल्यू बहुत बहुत कम। तो बहुत बहुत ज़्यादा में से बहुत बहुत कम वैल्यू जाएगा तो लगभग वैल्यू R स्क्वायर का। जैसे मैं एक एग्जांपल समझिए, E है आपका क्या? 1 बाल्टी पानी, R स्क्वायर, और E क्या है? L स्क्वायर है 1 बूंद पानी। तो अगर 1 बाल्टी पानी में 1 बूंद पानी डलाइए जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बात तो घुमा फिरा के वही रहेगा जो बाल्टी में पानी है। मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि जो है ना, चूंकि यहाँ पे एक बात लिखना है कि जो R का वैल्यू है बहुत 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 ज़्यादा है L से, और R का वैल्यू L से बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए R स्क्वायर में अगर L स्क्वायर जोड़बो करेंगे तो लगभग वैल्यू के बराबर रहेगा R स्क्वायर के। मतलब 1 बाल्टी पानी में 1 बूंद पानी डलियाई हो जाएगा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना बाल्टी में पानी वही रहेगा। ठीक है जी। यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे तो वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा, इसलिए E बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा आपका K इंटू P बटा, है ना, K इंटू P बटा कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का जगह कितना लिख सकते हैं? R स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका R स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा? 3/2। पावर से पावर गुना होगा तो कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ से E का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया? K इंटू P बटा R क्यू। ठीक है। तो E आपका आया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक बात आप गौर किए होंगे, अच्छी स्थिति में यहाँ दू आया है और निरक्षीय में यहाँ दू नहीं है। यानी यहाँ से हम क्या समझे कि जो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना, निरक्षीय का डबल होता है। इसका देखिए यहाँ पे उसमें क्या आया था? अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे क्या आया था? यहाँ पे दू आया था। मतलब इसके वो क्या है? डबल के बराबर है। तो एक बात आप फार्मूला यहाँ से बन सकता है क्या, कि जो अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना, अच्छी स्थिति में वो क्या होता है? निरक्षीय के 2 गुना के बराबर होता है। निरक्षीय क्या गुना के बराबर होता है? 2 गुना के। तो अच्छे बराबर 2 गुना निरक्षीय। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना। अगर कोई भी डाउट है अभी भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। आप लोग 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा वीडियो को, है ना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका पूरा तरीका से ही क्लियर हो जाएगा, है ना। और अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए, है ना, इतना रखते हैं हम। आपको डेली 2 से 3 वीडियो दिया जाएगा
5 नंबर वाला 2 से 3 वीडियो डेली प्रोवाइड किया जाएगा। आप उन सब वीडियो को डेली देखिएगा, है ना। 4-5 दिन में आपको फिजिक्स का पूरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन करवा दिया जाएगा और उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। बात क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग गुड बाय, जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।